घर में होते जुर्म की दास्तान, बढ़ते अपराधों के पीछे का सच, साइबर क्राइम के जंगल में फंसते लोगों की कहानी, रिश्तों को शर्मसार करती हकीकत। रहिए न बेखबर, देखिए अपराध जगत की हर खबर सिर्फ और सिर्फ यूसीएन क्राइम फाइल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नागपुर सहित विदर्भ के अपराध जगत की उन खबरों पर जो इस हफ्ते की सुर्खियां बन गई। शहर में इन दिनों अपराध का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, जिसमें हत्या जैसी खूनी वारदातें तो अब रोजमर्रा की बात जैसी हो गई है। इस हफ्ते जहां वाहन चोरी की घटनाएं सामने आई, तो दूसरी तरफ दरियापुर में एक दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय मिलने से पहले ही मजबूरन अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो दूसरी तरफ गोंदिया में चंद 50 रुपयों के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का क्राइम फाइल। नागपुर के डागा सरकारी महिला अस्पताल के प्रतीक्षा हॉल में गर्भवती महिला प्रसूति के लिए 1.5 घंटे तक तड़पती रही, जहां आखिरकार उसने हॉल परिसर में ही मृत शिशु को जन्म दिया। इस मामले में इस हफ्ते महिला के परिजनों ने डागा अस्पताल के डॉक्टरों और नर्स की लापरवाही के कारण नवजात बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की और मामले की जांच शुरू कर दी। वाड़ी निवासी 27 वर्षीय रानी वासनिक नामक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए कन्हान स्थित अपने मायके में रहने आई थी। रविवार रात उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने के कारण उसके परिजन उसे कन्हान के अस्पताल में लेकर गए और वहां पर प्राथमिक जांच के बाद उसे कामठी के सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी गई। कामठी के अस्पताल जाने पर डागा अस्पताल का कार्ड होने से उन्हें तत्काल प्रसूति के लिए वहां जाने की सलाह दी गई। वासनिक परिवार का आरोप है कि डागा अस्पताल में आने के बाद भी रानी वासनिक को तीव्र प्रसव पीड़ा हो रही थी। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 1.5 घंटे तक बैठाए रखा और उसे वार्ड में भर्ती नहीं किया। त्यांनी भी म्हटलं की ताई तिला ब्लडिंग चाललंय, वरती तिला बेडवर घ्या किंवा अंदर घ्या, तरी त्या सिस्टरने तिला घेतलं नाही आणि बाहेर हकालून दिलं। तुम्हाला काय समजते? आम्हाला माहिती आहे, आम्हाला केव्हा अंदर घ्यायचं आहे बा म्हणून। सरांनाही विचार, म्हणजे सर तिथं होतेच नाही, फक्त एक सिस्टर होती आणि एक मावशी होती। मग त्याच्यानंतर आणखी जास्त त्रास वाढला तिचावाला, तर मग तिने स्वतः गेली ते सिस्टरकडे, तर सिस्टरने म्हटलं तिला की तुम्ही बाहेर थांबा, मी बोलवते। आणि जशी ते बाहेर आली, तिची बाहेरच डिलिव्हरी झाली आणि बाळ खाली पडलं आणि तो मृत्युमुखी पडला। 6 वाजतापासून त्रास होता, तर तुम्ही काय झोपून होत्या का आतापर्यंत? तुम्ही आतमध्ये नाही घेतलं। आम्ही म्हणत होतो की घ्या, तरी थोडंसं तरी बघा, तरी त्या म्हणत होत्या की नाही, आम्ही बिलकुल हात लावत नाही। त्याच्यानंतर म्हणते पोरगी आपलं बाळ येऊन भी गेलं, तरी पण ती म्हणत होती की नाही, वेळ आहे असंच म्हटलं ना। त्यांनी म्हणजे आतमध्ये घेतलंच नाही सर। रात को 12 बजे के करीब वेटिंग रूम में ही जमीन पर रानी की प्रसूति हो गई। हालांकि उसके बच्चे की इस प्रसूति के दौरान ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का वासनिक परिवार ने वीडियो शूट किया और उसके सामने आने के बाद मौन बैठा अस्पताल प्रशासन सामने आया अपनी सफाई देने। सिस्टरांनी तिला लगेच घेतलं आणि सिस्टरांनी तिला घेतलं डिलिव्हरीला आणि त्यांनी प्रसंगावधान साधून तिची डिलिव्हरी केली, डॉक्टर आणि सिस्टरांनी। आणि त्याच वेळेला रुग्णांच्या नातेवाईकांनी व्हिडिओ काढला, जे की बाळ उपजतच पोटातच जाण्याची जास्त शक्यता होती। जसं बाळ बाहेर आलं तर बाळ हे पिवळं पडलेलं होतं, पेल होतं बाळ, आणि त्याची नाळ पूर्ण पिवळी होती। बाळाने पोटातच संडास केलेली होती, म्हणजे साधारणतः 2-3 तासाआधीच बाळाचा मृत असणार आहे ते पोटातच। आणि जसं डिलिव्हर झालं तसं आपण बालरोग तज्ज्ञांना दाखवलं, त्यांनी पण रिससिटेशन केलं की बुवा काही असेल तर आपल्याला बघता येईल, परंतु बाळ आधीच गेलेलं होतं। डागा अस्पताल की स्वास्थ्य अधीक्षक सीमा पारवेकर के अनुसार बच्चे की नाल नीचे की ओर होने की वजह से प्रसूति में दिक्कतें थी और जब जमीन पर ही डिलीवरी हुई तब बच्चा मृत पैदा हुआ। बघत आहोत की हजबंडनेच तिची व्हिडिओ काढला आहे आणि तो व्हायरल करत आहे आणि धमक्या देत आहे प्रशासनाला किंवा सिस्टरांना, तर हे बरोबर नाही आहे। जर त्यांना तिथे पण कामठीला पण व्यवस्थित सांगण्यात आलं असतं की बा बाळ दगावण्याची शक्यता आहे, तर त्यांनी तसा अप्रोच केला नसता।
तर हे एकदम चुकीचं आहे. तरीसुद्धा आपण चौकशी समिती नेमलेली आहे. कालच्या काल आपण चौकशी समिती नेमली आणि त्यानुसार चौकशी आपण सुरू केलेली आहे. धन्यवाद. हालांकि इस मामले की शिकायत तहसील पुलिस से की गई है, जिसकी आगे की जांच अब पुलिस कर रही है। डिलीवरी हुई उसमें वो जो बालक था वो मृत अवस्था में आया है। इस मुताबिक पुलिस स्टेशन तहसील में अकस्मात मृत्यु क्रमांक 48/21 कलम 174 CRP से मुकदमा दर्ज किया PSI प्रशांत राठौड़ ने, और सदर का इन्वेस्टिगेशन WPSI भाग्यश्री ये कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में स्पॉट पंचनामा और इनकेश पंचनामा हुआ है और आगे की जांच चालू है। हाँ, दूसरे दिन 7 तारीख को वहाँ के सिस्टर ने तकरार दी है कि उन्होंने शासकीय काम में इंटरफेयर किया है, तो तकरार डागा प्रशासन से संबंधित है, इसलिए वो उनके सुप्रीटेंडेंट के पास भेजी जाएंगी। उसका वेरिफिकेशन होकर जो सुप्रीटेंडेंट का रिपोर्ट आएगा उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइमा फेसी जो डॉक्टर वहाँ के RMO है, लेडी गायनोलॉजिस्ट, उन्होंने रिपोर्ट स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट दिया जिसमें नमूद किया है कि मृतावस्थित बालक मिला है। तो आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस घटना में दोष किसका है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अस्पताल में सब व्यवस्था होते हुए भी एक नवजात दुनिया नहीं देख पाया। कैमरामैन मिथुन आदमनी के साथ करण ठाकुर, UC न्यूज, नागपुर। उधर गोंदिया जिले के देवरी में मात्र 50 रुपयों के लिए एक शख्स की हत्या कर दी गई। उधारी के पैसे लेने के लिए हुए विवाद में युवक ने कुल्हाड़ी से वार कर 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोंदिया जिले के देवरी में रहने वाले बच्चन गिरी गुंडी ने पंचशील चौक के पास रहने वाले रामेश्वर कांबले को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद भी रामेश्वर कांबले पूरा पैसा वापस नहीं लौटा रहा था। उधारी के 50 रुपए वापस लेने के लिए बच्चन गिरी रामेश्वर के घर गए थे। वहीं दोनों में पैसे को लेकर थोड़ी बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर रामेश्वर के बेटे ने बच्चन गिरी पर कुल्हाड़ी से वार कर दी। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी बच्चन गिरी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उनकी एम्बुलेंस में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी कुणाल कांबले को गिरफ्तार कर लिया। अमरावती जिले में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं दरियापुर तहसील के येवड़ा पुलिस थाना अंतर्गत ये घटना पाई गई, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद वो गर्भवती भी हुई थी, लेकिन न्याय मिलने से पहले ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने नराधमी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार रोकने के लिए भले ही सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही हो, लेकिन महिलाओं और लड़कियों से अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हो रही। हद तो ये है कि अत्याचार के बाद भी न्याय में देरी की वजह से कई बार पीड़िता न्याय की आस भी खो देती है। ऐसी ही एक घटना अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में भी सामने आई, जहां दरियापुर तहसील के येवदा पुलिस स्टेशन अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग से कुछ महीने पहले दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। लेकिन पीड़िता को 7 महीने बीतने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी याने फिर्यादीच्या मुलीवर वारंवार जबरदस्ती शारीरिक संभोग ठेवून, ज्यामुळे अल्पवयीन पीडिता ही 7 महिन्याची गरोदर होती आणि त्या बदनामीखाली त्या मुलीने दिनांक 29/8/2021 रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे आणि नमूद आरोपीने मुलीला अल्पवयीन पीडित मुलीला गळफास घेण्यासाठी म्हणजे अपप्रेरणा दिलेली आहे। अशा फिर्यादीच्या रिपोर्टवरनं आपण पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 220/2021 प्रमाणे विविध कलमांप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। गुन्ह्यामधील संशयित आरोपीला आपण दाट संशय असलेला आरोपीला आपण गुन्ह्यात अटक केलेली आहे आणि आरोपीचा दिनांक 15/9/2021 पावे तो पुलिस कस्टडी रिमांड केलेला आहे आणि गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। नागपुर के नंदनवन पुलिस थाने के हसनबाग परिसर में कल्याण फरक नाम से किराए के घर में चल रहे मटका सट्टा पट्टी का पर्दाफाश कर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सट्टा पट्टी शुरू होने की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद छापा मारकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
नंदनवन पुलिस की टीम परिसर में गश्त कर रही थी। उसी दौरान उन्हें गोपनीय जानकारी मिली कि हसनबाग परिसर में सलीम मोहम्मद सामी नामक व्यक्ति घर में किराए के कमरे से आरोपी खान इब्राहिम खान की कल्याण फरक नाम से मटका सट्टा पट्टी शुरू है। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर आरोपी इब्राहिम खान के साथ ही उनके 9 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 13,500 रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। हसनबाग येथे एका इसमाच्या घरी सट्टापट्टीचे खेळ सुरू आहे अशी गुप्त सूचना मिळाल्यावर आम्ही DD स्टाफसह आम्ही त्या ठिकाणी रेड घातली आणि जेव्हा आम्ही रेड घातली त्या ठिकाणी आम्हाला एकूण 9 आरोपी सापडले आणि त्यांच्याकडून 11,700 रुपये रोख आणि टेबल खुर्ची कॅल्क्युलेटर आणि इतर साहित्य मिळून 13,500 रुपयाचं सामान त्या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेलं आहे। त्या आरोपींना घेऊन आम्ही PS ला आलो। नंतर जे फरार आरोपी होता इब्राहिम खान अकबर खान त्याला पण आम्ही अटक केलेली आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई सट्टापट्टी मुंबई जुगार अधिनियम प्रमाणे कार्रवाई केलेली आहे। नागपुर शहर की सीताबड़ी पुलिस ने एक दोपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की बाइक बरामद की। करीब 1 महीना पहले यही युवक काम धंधे की तलाश में छिंदवाड़ा से नागपुर आया था। उसे पैदल घूमकर काम की तलाश करनी पड़ती थी, जिसके लिए उसने सीताबड़ी परिसर से एक दोपहिया गाड़ी को चोरी की और उससे वही काम की तलाश करने लगा। 3 दिन पहले गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद जब संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने उसे पकड़ा तब जाकर उसकी करतूतों का खुलासा हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए चोर का नाम कमलेश डोंगरे है और वह 1 महीना पहले काम की तलाश में सिंहपुर छिंदवाड़ा से नागपुर आया था। नागपुर शहर में पिछले 1 महीने से पैदल घूमकर उसने काम की तलाश की थी। बावजूद इसके उसे कोई भी काम नहीं मिल पाया था। उसे पैदल घूमकर काम की तलाश करने जाना पड़ता था और इसके उपाय के लिए उसने सीताबड़ी परिसर से एक व्यापारी चंद्रप्रकाश अग्रवाल की पल्सर गाड़ी चोरी कर ली। दरअसल चंद्रप्रकाश अग्रवाल की सीताबड़ी मेन बाजार में ही दुकान है और अपनी गाड़ी पास ही गली में वो पार्क कर दुकान आते थे। 16 अगस्त को जब वो अपनी गाड़ी गली में पार्क कर दुकान आए थे और शाम को घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तब वहां से वो गायब मिली। इसकी शिकायत तब उन्होंने सीताबड़ी पुलिस से की थी। आरोपी कमलेश डोंगरे सीताबड़ी परिसर के मीठा नीम दरगाह के पास गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के चलते उसे धकेलते हुए ले जाते समय पुलिस को मिला था, जिसके बाद पूछताछ में उसने इस गाड़ी को सीताबड़ी मेन बाजार के पास स्थित एक गली से चुराने की बात कबूल की। सदरची पल्सर मोटरसायकल दिनांक म्हणजे 367/21 कलम 379 गुन्ह्यात चोरी गेलेली असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आरोपी नामे कमलेश गजानन डोंगरे वय 22 वर्ष राहणार सिंगपूर तालुका संसद जिल्हा छिंदवाडा यास ताब्यात घेऊन त्याच गुन्ह्याच्या तपासात अरेस्ट करण्यात आलेलं होतं। त्याच्यावर यापूर्वीसुद्धा आम्ही 109 प्रमाणे कारवाई केलेली आहे आणि तो या परिसरात फिरून नेहमी मोटरसायकल चोरी करत असावा असा संशय होता आणि यात प्रत्यक्ष त्याच्याकडून मोटरसायकल जप्त केल्यामुळे निष्पन्न। लॉकडाउन में कार वॉशिंग का धंधा बंद होने के कारण एक युवक अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर नागपुर शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस मामले में नंदनवन पुलिस की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग पाए गए। हालांकि इस मामले में शामिल 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों ने अभी तक शहर में 8 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की और उनके पास से चोरी के माल को भी बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मार्च महीने में फरियादी रमना मारुति निवासी सुदाम निमजे के घर में वॉल कंपाउंड फांदकर अज्ञात आरोपियों ने चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उसके घर का म्यूजिक सिस्टम और कॉर्डलेस माइक चोरी हो गए थे। हालांकि इस घटना के समय आरोपियों के कुछ CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे थे। पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि गाड़गेनगर निवासी आरोपी आकाश उर्फ आखाड़ी दुलेवाले ने अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर शहर में अन्य जगहों पर भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल करी। उसके बाद पुलिस ने उसके 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में लिया है, जो नाबालिग हैं। पूछताछ में आरोपियों ने शहर में 8 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल कर दी।
और उसके पास से चोरी के करीब 1,51,000 के माल को भी बरामद किया गया है। आरोपी आकाश कार वॉशिंग का काम करता था, परंतु लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के कारण वो अपने अन्य साथियों के साथ गिरोह बनाकर शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा था। इस मामले में उसके 3 अन्य साथी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। आकाश उर्फ आखाडी कृष्णा गुल्हेवाले यास आम्ही अटक केली आणि त्यांच्याकडून सदरची चोरी उघडकीस आणली आणि जे मालमत्ता चोरी गेली होती ते पण आम्ही ताब्यात घेतले। नंतर आम्ही याच आरोपीकडून आणि त्यामध्ये आणखीन 2 जे होते बाल गुन्हेगार ते पण सामील होते आणि आरोपीकडून आम्ही 1,51,000 रुपयाचा माल जप्त केलेला आहे। त्या मालामध्ये तेलाचे साहित्य आहे, बाइक गाड़ी है आणि इतरत्र म्हणजे सामान पण आहे। बैद्यनाथ समूह से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के प्रकरण में नागपुर के गणेशपेट पुलिस ने ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया। बैद्यनाथ समूह की कंपनी सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के लीगल मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता बैद्यनाथ समूह की कंपनी सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के लीगल मैनेजर श्रीपाद मुहरल है। आरोप है कि ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उनके निवेशकों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत कंपनी के साथ धोखाधड़ी की गई। आरोपियों में GL कंपनी और उनके तत्कालीन निदेशक वित्त मैनेजर जनरल नारायण सिंह पठानिया, मिथाइल हरिधौल और हरिधौल का समावेश है। सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों और पवन चक्की के माध्यम से बिजली निर्मित की जाती है। वर्ष 2009-10 में नंदुरबार के मौजा चाकला में उनकी कंपनी द्वारा 9 पवन चक्की लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया गया था। यहाँ पैदा होने वाली बिजली राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार बेची जाती है। यहाँ की बिजली बेचने के लिए सिद्धायु द्वारा ग्लोबल एनर्जी के साथ करारनामा किया गया था, जिनकी समय अवधि 2020 तक थी। GEL कंपनी उनसे 4 रुपए 5 पैसे में बिजली खरीदकर बाजार में बेचने वाली थी। वर्ष 2014 तक GEL के मार्फत ही बाजार में बिजली बेची गई। इसके बदले सिद्धायु को 31 करोड़ 81 लाख रुपए GEL से लेने थे। GEL कंपनी ने 30 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान भी किया और बाकी बचे 1 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। करार के अनुसार पेमेंट में देरी होने पर प्रतिमाह 2% ब्याज तय हुआ था। मुद्दल और ब्याज मिलाकर ये रकम 4 करोड़ 99 लाख रुपए हो गई। पेमेंट में लगातार देरी होने के कारण वर्ष 2014 में ये करार रद्द कर दिया गया। शर्त के अनुसार लेटर ऑफ क्रेडिट के 2 करोड़ 34 लाख रुपए और उस पर ब्याज 70 लाख रुपए, ऐसे कुल 8 करोड़ का चूना लगाया गया। ग्लोबल एनर्जी कंपनी यांनी त्यांचा नफा कायदा दिला नाही 2012 पासून ते आत्तापर्यंत, म्हणून त्यांची नफा न दिल्यामुळे फसवणूक केली आणि त्या फसवणुकीच्या विरोधात जी कंपनी आहे बैद्यनाथ कंपनी सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन लिमिटेड प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी कोर्टामध्ये गेली आणि कोर्टाच्या आदेशाने कलम 156 प्रमाणे कोर्टाच्या आदेशाने सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये जी अमाऊंट आहे ती अमाऊंट जास्त असल्यामुळे सदरचा गुन्हा हा गणेशपेठ पोलीस स्टेशन तपास करत आहे, परंतु तो पुढे वर होईल असं वाटतं। फसवणूक झालेली रक्कम अंदाजे 8 करोडच्या आसपास आहे आणि पुढील तपास चालू है। उधर अकोला पुलिस ने करोड़ों रुपए के मांडुल सांपों की तस्करी का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम अनिल बंडू देशमुख है, जो बुल्ढाना निवासी है। आरोपी के पास से एक मांडुल प्रजाति का सांप बरामद किया गया है। करीब 3.5 किलो के सांप का तस्करों ने 5 लाख रुपए में सौदा किया था। गुरुवार को अकोला बल्लारपुर मार्ग पर सांप की तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने यहां कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान उसके 4 साथी भागने में सफल हुए हैं। पुलिस फरार आरोपी की छानबीन कर आगे की जांच कर रही है। एक आरोपी ज्याचं नाव अनिल बंडू देशमुख, वय 44 वर्ष, राहणार गेरू माटरगाव, जिल्हा बुलढाणा, याच्याजवळ हा 3 किलो 300 ग्रॅमचा साप मिळून आला मांडूर जातीचा आणि त्याला विचारलं की तू इथे साप कोणाला विकायला आला, तो म्हटला एका पार्टीला आम्ही 5 लाख रुपयामध्ये हा साप मांडूर जातीचा विक्री करण्यासाठी आलो होतो। हा का साप काही
गुप्तधन शोधण्यास मदत करत असतो, असा त्याचा काही उद्देश होता. आणि असा सापाची तस्करी करणाऱ्या आरोपीला आम्ही दहशतवादविरोधी पथक अकोला यांनी अटक केलेली आहे. हा कुठून आला, कोणाला विक्री करत होते याचा शोध पुढील तपास करीत आहे. नागपुर के मानकापुर इलाके में डकैती डालने की तैयारी में बैठे 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि इस मामले में 3 अन्य आरोपी फरार हो गए. इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 2 माउजर, 8 जिंदा कारतूस सहित करीब 1,43,000 रुपए के माल को भी जब्त किया. मनकापुर पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि कुछ अपराधी घातक हथियारों के साथ लैस होकर मनकापुर इंडोर स्टेडियम के पास एक चौपहिया गाड़ी में बैठे हुए हैं. इसी सूचना पर छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने घटनास्थल से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 3 अन्य आरोपी फरार हो गए, जिनकी भी तलाश अब पुलिस कर रही है. पकड़े गए आरोपियों में नावेद शेख और सलमान शेख का समावेश है, जबकि फरार हुए आरोपियों में नीलेश, शाहबाज खान और एक अन्य आरोपी शामिल है. इस गिरोह का सरगना सलमान शेख था, जिसने 2015 में मनकापुर चौक पर एक व्यक्ति की हत्या की थी, परंतु इस मामले में कोर्ट से बरी हो गया था. इस कार्रवाई के दौरान एक कार से 2 माउजर, 8 जिंदा कारतूस सहित अन्य कई घातक हथियार मिले हैं और इससे पहले कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. तर याच्यावरून निष्पन्न झालं आहे की जवळपास 5 आरोपी यांनी अशी इथे जे आहे एक मोठी साजिश जे आहे ते रचली होती आणि त्याच्या अनुषंगाने 2 आरोपींना आपण आता ताब्यात घेतले आहे. त्यांना अरेस्ट करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून आता पुढच्या त्यांना काय करायचं होतं त्याची बाबत रूपरेषा त्यांची साजिशची जाणून आम्ही घेत आहोत आणि इतर 3 जे फरार आरोपी आहेत त्यांचाही शोध. इस हफ्ते क्राइम फाइल में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक ले दीजिएगा इजाजत. नमस्कार.